जय हिंद। सभी को आज़ादी की बहुत सारी शुभकामनाएँ। एक वर्ड में कह देना इतना आसान नहीं है। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए, कई सारे उनको यातनाएँ दी गई, कई को फांसी पे चढ़ा दिया गया, तब जा कर के हम आज आज़ादी मना रहे हैं। तो इस आज़ादी को पाने के लिए बहुत संघर्ष हुआ है। आज़ादी की भूख थी उन्हें, तो वो आज़ादी की भूख को कभी भी मिटने नहीं दिए। तो उनको शत-शत नमन और सभी को आज़ादी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो जिस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानी को आज़ादी की भूख थी, उसी तरह से आपके अंदर भी भूख होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को पाने की, ठीक है? तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं और हम मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है? आगे देखिए, ये पॉलिटी का प्रीवियस इसका क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? अब देखिएगा हमारे बात करते हैं, हमारे संविधान सभा का पहला गठन कब होता है? तो 9 दिसंबर को होता है और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होता है। संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है, जिसमें से मुस्लिम लीग क्या बोलता है कि हम जो बैठक हो रहा है संविधान सभा का, हम इसमें भाग नहीं लेंगे। समझ रहे हैं ना? कह रहा है कि भाग हम नहीं लेंगे, तो भाग नहीं लेंगे, ठीक है? तो इसमें जो प्रथम बैठक होता है, इसमें मुस्लिम लीग बहिष्कार कर देता है। तो लेकिन हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि जो हमारे संविधान सभा के कई सारे मेंबर थे, जो हमारे संविधान सभा के बनाने वाले जो व्यक्ति थे, कई सारी जगह से चुन-चुन करके आए थे। जिसमें से आपको जवाहरलाल नेहरू भी आपको मिलेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी मिलेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी मिलेंगे, ठीक है? लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और एक महात्मा गांधी, ठीक है? एक महात्मा गांधी और एक मोहम्मद अली जिन्ना आपको ये देखने को मिलेगा, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? अगर किन्हीं व्यक्ति को पीडीएफ चाहिए तो टारगेट जीएस बाय मान सिंह टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा और वहाँ ज्वाइन करने के बाद में आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? उप प्रधानमंत्री, ऐसे तो हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन क्या होता है ना कि राजनीतिक के चलते में, पॉलिटिक्स के चलते में क्या होता है कि उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ठीक है? ताकि वो रूसे फूले नहीं, ठीक है? कि हमको कोई पद नहीं दिया, जैसे में इसीलिए क्या किया जाता है कि बनाया जाता था। तो बात करते हैं ये लाल कृष्ण आडवाणी की, जब इनका शासनकाल चल रहा था अटल बिहारी वाजपेयी का, तब ये उप प्रधानमंत्री के पद पर थे। तो ये तो काम खत्म हो गया। मोरारजी देसाई की बात करते हैं, तो मोरारजी देसाई भी ये उप प्रधानमंत्री के पद के रूप में काम कर चुके हैं, ठीक है? चलिए, ये प्रधानमंत्री कब बने थे? 1977 ईस्वी में बने थे, तो उसके पहले ही ये उप प्रधानमंत्री होंगे? तो हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब बात करते हैं ये देवीलाल भी जो थे, ये उप प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके थे, लेकिन एस एन बहुगुणा जो थे, यानी सुंदरलाल बहुगुणा की बात किया गया है, ये कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, ठीक है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? ये सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको आंदोलन से संबंधित है, ये पर्यावरण से संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया? देश का प्रथम नागरिक होता है, तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए कने हो गया राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया कि भारत के सीएजी यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात हम कर रहे हैं, को नियुक्ति कौन करता है? तो सीएजी की बात करते हैं, तो हमारे संविधान में ये कहाँ पे इसका चर्चा किया गया है? तो इसका चर्चा किया गया है 148 में। ये काम क्या करता है? जैसे में सरकार खर्च करती है, स्टेट गवर्नमेंट हो जाए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाए या कोई सरकारी कंपनी है, खर्च कर रही है, तो उसको जांच पड़ताल करने का काम करते हैं कि तुमने पैसा जहाँ पे लगाया है वो सही से लगाया है या नहीं लगाया है, उसको जांच पड़ताल देखने का काम करता है। यानी भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला मेन अगर कोई है तो यही सीएजी है, तो इसलिए जनता का रक्षक भी बोला जाता है सीएजी को। अब 149 में अगर बात करते हैं तो ये सीएजी का कार्य एवं शक्तियां के बारे में चर्चा किया गया है, तो ये भी पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है? तो इसकी नियुक्ति की बात करते हैं, तो इसका नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसका नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ये कब तक पद पर बना हुआ रह सकता है भाई? सबसे पहली बात तो ये, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक है? क्या हो सकता है? ये पद पर बना हुआ रह सकता है। इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। राष्ट्रपति इसका नियुक्त करते हैं इनको। आगे देखिएगा, क्या बोला गया है कि भारत में कौन-सी व्यवस्था है? जैसे में क्या एक दलीय व्यवस्था है? क्या हमारे भारत देश में एक ही दल है, यानी एक ही पार्टी है? नहीं, बहुत सारे पार्टी हैं हमारे भारत देश में। द्विदलीय व्यवस्था है, क्या दुइयों हमारे देश में पार्टी है? नहीं, बहुत सारे पार्टी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 3। अगर बात करते हैं एक दलीय व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा चीन में देखने को मिलता है। कहाँ में? तो चीन में आपको एक दलीय व्यवस्था देखने को मिलता है।
अगर बात करते हैं द्विदलीय व्यवस्था की बात करते हैं, तो द्विदलीय व्यवस्था आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको मिल जाएगा अमेरिका में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बहुदलीय व्यवस्था की, तो ये आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपको जर्मनी में देखने को मिल जाएगा, फिर उसके बाद में आपको इंडिया, आप देख ही रहे हैं, आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अगर हमको लोकसभा का मेंबर बनना है तो कितने वर्ष, 25 वर्ष, राज्यसभा का बनना है तो 30 वर्ष, ठीक है। अगर विधानसभा का हमको बनना है तो 25 वर्ष, अब विधान परिषद का बनना है तो 30 वर्ष, अगर हमको पंचायत का सदस्य बनना है तो 21 वर्ष, ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि देखिए, एक बात हम बताते चलते हैं क्या, कि जीवन में जो कठिनाइयाँ होती है ना, उस समय आप सबसे अकेले होते हैं, और वही समय है जिस समय आप क्या होते हैं कि सबसे मजबूत बनते हैं, निडर बनते हैं और बुद्धिमान बनते हैं। तो इसलिए जीवन में जब आपको कठिनाई आ रहा है तो बिल्कुल उसे डट कर मुकाबला कीजिएगा, क्योंकि वो आपको सबसे ज़्यादा मजबूत और निडर बना करके आएगा, लेकर के आएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का चर्चा 124, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है 129, ठीक है। और हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है 215, ठीक है। इस ध्यान इस तरह से हम ऐसा लिख देते हैं ना, ताकि आपको रिवीजन फास्ट होते रहे, आपको भूलने का चांस कम हो जाए, ठीक है। चलिए अगर बात कर रहे हैं इनको हटाने की, तो अच्छा पहले इसको रिटायर करवा देते हैं। तो ये रिटायर कब हो जाते हैं, 65 वर्ष की अवस्था में ये रिटायर हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले। हाई कोर्ट वाले कब रिटायर होते हैं, तो 62 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाते हैं, ये रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, हमें अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इनको मुख्य न्यायाधीश के उसके पद से हटाया जा सकता है। तो एक जैसे में क्या होगा, जैसे में लोकसभा है और ये राज्यसभा है, ठीक है। लोकसभा से 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देते हैं तब ये राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। और राज्यसभा में जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ भी 2/3 बहुमत से जब पारित कर देगा, तो 2/3 का मतलब समझते हैं, 3 में से 2 गो व्यक्ति कहेगा कि हाँ भैया हटा दो इसको, फिर यहाँ भी वही होगा, तब ये राष्ट्रपति इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब कि एक कैसा प्रोसेस है, एक तरह के महाभियोग जैसा प्रोसेस है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अब आपके सामने आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो देखिएगा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो वो 2007 में बनी थी, 7 से लेकर के 2012 तक वो रही थी। वो कौन थी, तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ठीक है। ये अब आप बताइएगा कि ये कैमे राष्ट्रपति थी, तो देखिएगा ये 12वें राष्ट्रपति थी। कौन, ये 12वें राष्ट्रपति थी। ये भारत के प्रथम ये राष्ट्रपति होती है महिला में, ठीक है। अच्छा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू जो है ना, ये भारत की प्रथम राज्यपाल थी, ठीक है। ये राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल बनी थी, तो यहाँ कहाँ का, यूपी का बनी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि देश की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो निर्वाचन आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन की बात किया जाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्थापना कब होता है, तो 25 जनवरी को होता है 1950 ईस्वी को। और इसीलिए 25 जनवरी को जानते हैं क्या बनाया जाता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम बात करते हैं तो कैसा संस्था है, संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका चर्चा कहाँ किया गया है, तो इसका चर्चा किया गया है आर्टिकल 324 में, इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 324 में इसका चर्चा किया गया है। अच्छा, अब ये कितने वर्ष तक रह सकता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा तब तक ये रह सकता है। इसके सदस्य की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइएगा कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो प्रथम प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सिंह थे, सुकुमार सिंह। और महिला की बात करते हैं तो महिला कौन थी, तो रमा देवी थी। कौन थी, रमा देवी। तो इसका आंसर अब आपके सामने क्या देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बात करते हैं मीरा कुमार की, तो लोकसभा का स्पीकर बनने वाली पहली महिला ये थी, ठीक है। अगर बात करते हैं विजया लक्ष्मी पंडित की, तो यूएन में भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष यही रही थी, विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, यानी लोकतंत्र की बात कहते हैं तो लोकतंत्र में अंतिम सत्ता यानी अंतिम निर्णय कौन लेता है, जनता, क्योंकि जनता के पास अधिकार होता है सरकार बदलने का, सरकार को पलटने का। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या बोला गया है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। देखिएगा, संसद संयुक्त अधिवेशन क्यों बुला सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो पूछिएगा कि क्यों बुला सकता है भाई। जैसे में कोई बिल है तो उसके खिलाफ नहीं, मतलब कि उसमें मतभेद है, लोकसभा में भी मतभेद है और राज्यसभा में भी मतभेद है कि ना भैया ना ना ना, ये सब ना होगा हमसे। तब राष्ट्रपति जी बोलते हैं कि भाई तुम लोग रूसे हुए काहे हो, बताओ क्या है रूसे हुए, आओ एक जगह बैठो, बात करते हैं तुमसे, ठीक है, क्या बात हुआ। तो ये ज्वाइंट सीटिंग जो होता है, तो ये आर्टिकल 108 के तहत में होता है, ठीक है, ये ज्वाइंट सीटिंग। तो आप पूछेगा कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो स्पीकर करेगा। तो कौन, लोकसभा के स्पीकर करेंगे। और स्पीकर नहीं रहेंगे तो जो उपाध्यक्ष रहेगा वो करेगा। फिर वो नहीं रहेगा तो कोई वरिष्ठ सांसद करेगा, ठीक है। अब आप बताइएगा कि ज्वाइंट सीटिंग ऐसा, अब तक इसमें से ज्वाइंट सीटिंग जब हो गया, या अध्यक्षता ये करेंगे, बुलाते हैं राष्ट्रपति, अच्छी बात है। तब इसमें से बिल जो पारित होता है तब कैसा, विशेष बहुमत से पारित होगा या साधारण से, तो साधारण से। अब ध्यान रखिएगा कि काफी ज्यादा पूछा जाता है कैसा से, साधारण से। तो आप कहिएगा कि ये तो बहुत अच्छा बात है भाई, कि तो जो भी बिल है लोकसभा में राज्यसभा में मतभेद है, हम बुला करके क्या करेंगे कि साधारण से पास करवा देंगे, जो भी विशेष बहुमत बोला होगा उसको यहाँ ला करके पास करवा देंगे। नहीं, यही तो फेरा है। आप तीन चीज पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। पहला, धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक पर आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं, ठीक है। दूसरा की अगर बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी संविधान संशोधन के मुद्दा पर आप कभी भी क्या कर सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। और राज्य विधान मंडल से कोई संबंधित कोई कानून है, राज्य विधान मंडल से संबंधित कोई कानून है तो उस पर आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। यानी तीन चीज पर आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब पूछिएगा ना कि अच्छा, अभी तक कितने बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं, तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 बार हो चुके हैं। कब, 1961 ईस्वी में। ये किसके लिए हुआ था, तो डॉरी प्रोहिबिशन बिल के लिए, ठीक है, डॉरी प्रोहिबिशन बिल के लिए, जिसको दहेज निषेध अधिनियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर 1978 में हुआ था, किसके लिए, तो इसके लिए हुआ था बैंकिंग काउंसिल बिल, बैंकिंग कमीशन बिल के लिए हुआ था, ठीक है। और फिर 2002 में हुआ था, किसके लिए, तो पोटा, ऐसे देखिए, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल के लिए हुआ था। ये कब, 2002 में। तो अभी तक कितने बार हो चुके हैं संयुक्त अधिवेशन, तो अभी तक 3 बार हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ तक तो चर्चा कर लिया। अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं कि भारत के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। अगर बोलता कि बुलाता कौन है तब राष्ट्रपति हो जाते, और अध्यक्षता करता कौन है, तो ये लोकसभा के स्पीकर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही, तो कौन रही थी, तो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी ये मीरा कुमार थी। कौन थी, तो मीरा कुमार, ठीक है। ऑप्शन नंबर, कुमार से आप लड़का मत समझ जाइएगा, लड़की है, औरत है, लड़की नहीं है। इनकी बेटी है, ये जगजीवन राम की बेटी है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे। देखिएगा, अगर बात करते हैं तो देखिएगा, 62 तक तो कौन रहे थे, राजेंद्र बाबू ही रहे थे, ठीक है। और फिर 62 से 67 तक कौन रहे थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, दूसरे राष्ट्रपति। और 67 से 69 तक, ठीक है, कौन रहे थे, जाकिर हुसैन, यानी 2 साल ये रहे थे, ठीक है। अब यही व्यक्ति है जिनका पहला ये व्यक्ति होते हैं जो इनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाता है। यानी पहला व्यक्ति कौन होते हैं जो कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इनका मृत्यु हो जाता है, तो कौन है, जाकिर हुसैन, ठीक है। अगर बात करते हैं फिर उसके बाद में ये बात करते हैं, फिर 1974 ईस्वी में कौन बनते हैं और 77 ईस्वी तक रहते हैं, ये कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। तो देखिएगा, इनका भी जो होता है ना, फखरुद्दीन अली अहमद का, इनका भी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाता है। तो ये देखिएगा 3 साल रह रहे हैं, अब वो 2 साल रह रहे हैं। ये दोनों व्यक्ति जो दोनों मुस्लिमें ही हैं, संजोग कहिए कि दोनों व्यक्ति का क्या होता है, कार्यकाल रहते हुए मृत्यु हो जाता है, राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं और मृत्यु हो जाता है, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी की बात करते हैं तो 6वें राष्ट्रपति थे, ये पूर्ण काल कर चुके थे। बीवी गिरी की बात करते हैं तो ये भी पूर्ण कार्यकाल कर चुके थे, ठीक है, यानी 5 साल ये भी कर चुके थे। शंकर दयाल शर्मा की बात करते हैं और ये भी कर लिए थे, और ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जाकिर हुसैन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है। देखिएगा, आर्टिकल 352 के तहत में नेशनल इमरजेंसी लगता है। अगर राष्ट्रपति जी मूल अधिकारों को निलंबन करना चाहता है
तो 359 के तहत 359 के तहत जोन जोन मूल अधिकार को निलंबन करना है ऐसा क्यों, ऐसा 359 के तहत में क्यों, क्योंकि ऐसा जब करेगा ना तो वो व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता है, ठीक है, कि हमें ये मूल अधिकार निलंबन करना है। लेकिन आप ये वाला इस्तेमाल कर चुके हैं ना, तब पर भी 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो कौन करता है, राष्ट्रपति करेंगे ना, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, संसद का ही लड़का मार के आ जाएगा, नहीं गलत है, पहले पर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। देखिएगा, बोला क्या गया है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 के तहत में इसका 6 वर्ष होता है। तो प्रत्येक दूसरे साल पर क्या होता है ना, है दूसरे साल पर कि 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। कितने सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे साल पर। तो यही तो पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। देखिएगा 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, कब होता है, तो ये होता है 1978 को, ठीक है। अब पता है क्या कर दिया जाता है, जो मूल अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार, ये मूल अधिकार हुआ करता था। पहले इसका चर्चा कहाँ था, आर्टिकल 19 के 1 के एफ में इसका चर्चा था, लेकिन इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया। कहाँ हटा दिया गया भैया, आप खुद सोच करके देखिए कि मूल अधिकार का किसी भी व्यक्ति को हनन होता है तो डायरेक्टर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। अब सरकार देखा ना कि देखो भैया, अगर हमें रोड बनाना है, मेट्रो बिछाना है, तो हम किसी व्यक्ति का तो जमीन तो लेवे ही करेंगे। जब लेवे करेंगे तो वो व्यक्ति तो फट सुना चल जाएगा कि अरे यार, बार बार सुप्रीम कोर्ट हमको रोकिए देगा, तो कैसे विकास होगा। तो इसीलिए क्या किया गया, आहिस्ते सुना ये संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। लो, मूल अधिकार रहेगा नहीं ना तो सुप्रीम कोर्ट में जब जाओगे डायरेक्ट, क्योंकि मूल अधिकार के जब हनन हो रहा है तभी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई आम व्यक्ति भी जा सकता है, ठीक है। हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, तो अब ये बन गया कानूनी अधिकार बन गया। तो इसको कहाँ रखा गया, तो आर्टिकल 300 के ए में रखा गया। भाग की बात करते हैं तो भाग 12 में, ठीक है। तो इसका क्या है, कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे क्या बोला गया है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देंगे। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो इनको कब, मतलब कौन सा आर्टिकल में चर्चा किया गया है, आर्टिकल 93 में चर्चा किया गया है। लोकसभा जो अध्यक्ष होते ना है, वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। तो पूछे कि कैसे शपथ लेते हैं, तो ये एक सांसद के रूप में शपथ लेते हैं। कैसे, तो सांसद के रूप में शपथ लेते हैं, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, पूछ देगा कि लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेते हैं किनके समक्ष, या लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। अरे भैया, लोकसभा अध्यक्ष का शपथ होबे नहीं करता है, वो सांसद के रूप में शपथ लेते हैं, ठीक है। और सांसद को शपथ कौन दिलवाने का काम करता है तो पता ही है कि प्रोटेम स्पीकर काम करते हैं। चलिए, तो इसका उपाध्यक्ष अब ये अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो त्याग पत्र देगा उपाध्यक्ष, त्याग पत्र देगा अध्यक्ष को, और अध्यक्ष त्याग पत्र देगा उपाध्यक्ष को, ठीक है। दोनों एक दूसरे को देंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, उपाध्यक्ष को। आगे क्या बोला गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, का इतना आसान क्वेश्चन बनाइएगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का, देखिएगा भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल कहाँ पे चर्चा किया गया है, आर्टिकल 63 में, ठीक है। अब ये 64 में क्या बोला गया है कि उपराष्ट्रपति हो जाएगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और आर्टिकल 64 में 65 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति जब नहीं रहेंगे तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बोला गया है, यानी कौन कौन इसको भाग देंगे, मतलब कि चुनेंगे, तो कौन कौन, संसद के दोनों सदस्य के व्यक्ति, सभी के सभी निर्वाचित और मनोनीत सभी के सभी इसको चुनने का काम करते हैं, ठीक है। समझ में आया। चलिए, यही निर्वाचन में इसको दिया गया है आर्टिकल 66 में, ठीक है। और कितने वर्ष का होते हैं, 5 वर्ष का होते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी बोलिए या यही बोलिए, वो कौन होता है, तो वो होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी ये काम क्या करता है, एक तरह से वकील है, ये इसको एजी अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। ये एक तरह से भारत सरकार का वकील होता है। भारत सरकार के समक्ष किसी भी न्यायालय में ये सुनवाई करने का अधिकार रखता है, ठीक है। भारत सरकार पर आप केस करते हैं तो सब यही काम करता है, ऐसा नहीं कि मोदी जी आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, वकील है एक तरह से, तो यही काम करता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगर बात करते हैं महान्यायवादी की चर्चा कहाँ किया गया है, आर्टिकल 76 में चर्चा किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे।
क्या बोला गया है कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? समाज का न्याय जो है वो क्या दर्शाता है? ठीक है, चलिए देखते हैं, ऑप्शन पे चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सामाजिक और आर्थिक न्याय, इस आप प्रस्तावना में पढ़े ना, सामाजिक व आर्थिक न्याय। न्याय जो प्रस्तावना में आप ये भी पढ़े कि न्याय कितने प्रकार तरह के हैं, दो तरह के, सामाजिक व आर्थिक, और एक राजनीतिक न्याय, तीन तरह के। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? पुरुष और महिलाओं हेतु रोजगार अवसर प्रदान करना। क्या सामाजिक न्याय यही है? पुरुष और महिला ही समाज में केवल है, हैं? और कुछ नहीं है? बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और नहीं है? तो गलत हो गया। चलिए, धन का समान वितरण। क्या सामाजिक न्याय में यही बात को बोला गया है कि धन को सभी में समान बांटो, ये बताया गया है सामाजिक न्याय में? है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। चलिए, अब धन का वितरण कर रहे हैं, ऊपर से कूट रहे हैं, तो यही सामाजिक न्याय हो रहा है? तो गलत है ना। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या बोला गया है कि राजनीतिक में महिलाओं की समान भागीदारी। अच्छा, राजनीतिक में सामाजिक न्याय करना चाहते हैं, खाली महिलाओं को समान भागीदारी देंगे, तब पुरुष क्या करेगा? हाँ, पुरुष 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 को भी तो कुछ चाहिए ना, तो ये भी गलत है। अब देखिएगा, इस तरह से आप कीजिएगा तो आपके सामने अभिक्षी को बच रहे हैं, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन पढ़ जाते हैं, बिना किसी सामाजिक भेदभाव, यस, भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार, ये हुआ सामाजिक न्याय। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान डॉट 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 से कम आयु के बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा प्रदान पर जोर करती है। देखिएगा, एक संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। पता है इसमें क्या बोला जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, और यही संविधान संशोधन के तहत में एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 21 का ए, और इसमें बोला क्या गया था कि सभी जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उसको मुफ्त यानी निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, वो उसे शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, अब वो मौलिक अधिकार उसका है। ठीक है, चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है कि इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? प्रत्यक्ष, जिसमें से डंटा नहीं, जनता, जनता डायरेक्ट रूप से भाग लेती है। क्या राष्ट्रपति में हम लोग भाग लेते हैं? जी नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति में भाग लेते हैं? जी नहीं लेते हैं। विधानसभा के सदस्य, यस, अगर ये विधान परिषद बोलेगा तो उसमें भी नहीं लेते हैं। ठीक है, राज्यसभा में भी नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए 3। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारत में संविधान संशोधन डॉट 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 द्वारा किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जाएगा? कोई भी संसद में आप ला सकते हैं, संसद के कोई भी सदन में आप ला सकते हैं। पहले लोकसभा में भी ला सकते हैं, पहले राज्यसभा में ला सकते हैं, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे। क्या संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति जी वापस भेज सकते हैं? है ऐसा पावर? नहीं। हमने कल ही बताया था कि 24वां संविधान संशोधन होता है, उसमें क्या बोला जाता है कि संविधान संशोधन के मुद्दे पर राष्ट्रपति जी जो है इसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, इन्हें सिग्नेचर करना पड़ेगा, एकदम अनिवार्य है, एकदम करवे करेंगे। कौन से संविधान संशोधन इनको प्रेरित करता है राष्ट्रपति को साइन करने के लिए? तो 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आप खुद बताइए। संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है संसद। ठीक है, क्योंकि संसद का निर्माण ही होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। ठीक है, ये सब तीनों मिलकर के संसद बनते हैं, जिसका आर्टिकल 79 में चर्चा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है कि पंचायत के चुनावों में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था? देखिएगा, बात है 1961 की, जब ये कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, जेपी बाबू जिनको आप बोलते हैं, जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे और इंदिरा गांधी की सरकार को ये हिला करके रख दिए थे। ये गांधीवादी विचारधारा से काफी ज्यादा ओतप्रोत थे। इन्होंने कहा था ना कि देखो, अगर पंचायत में अगर तुमने राजनीतिक पार्टियां को दे देगा तो ये बहुत ज्यादा घटिया काम है। ठीक है ना, उनको स्वतंत्र रहने दो, स्वतंत्र रूप से वो काम करने दो। ठीक है, तो ये व्यक्ति विरोध कौन किए थे? तो यही किए थे, कौन? तो यही जयप्रकाश नारायण, जेपी बाबू। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? राज्यों की पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन हम करने का शक्ति किसके पास है? आर्टिकल नंबर 2, आप पता है ना, आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल 3 के तहत में राज्यों का पुनर्गठन, यानी आर्टिकल मुख्य रूप से आप 2 ही रखिए। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 3 में क्या होता है कि सीमा के क्षेत्र में परिवर्तन, उसका नाम बदलना, ऐसा सब 2-3 आप भी ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि चलिए आप 2-3 को बताइए देते हैं। देखिएगा, अगर बाहर से कोई राज्य सम्मिलित करना चाहते हैं, जैसे में सिक्किम हमारा भारत का अंग नहीं था, लेकिन वो हमारा भारत में एक राज्य बना, तो उस कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ? आर्टिकल नंबर 2 का।
अब देखिए बिहार से झारखंड टूटा तो आंतरिक सीमा में ही था, आंतरिक सीमा से अगर कोई क्षेत्र से टूट करके कोई राज्य बन रहा है तो ये आर्टिकल 3 के तहत में, समझ में आ गया, यही 2-3 में फर्क है। चलिए, तो कौन बनाएगा भैया, कौन बनाएगा, संसद ना करेगा, और किसके पास दम है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिंदी जानते हैं, नगर निगम, ठीक है, नगर निगम। अब देखिएगा आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन जब आते होंगे ना, तब हाथ पाँव फूल जाता होगा, ऊपर से जय भगवान जय ज्ञान गुण सागर करके मार के निकल देते होंगे, ठीक है, और सोचते कि यार एक ही गलती ना हो, अरे भैया यही एक सिलेक्शन, यही यही एक नंबर के सिलेक्शन से आप बच जाइएगा, तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। अब देखिएगा आपके सामने हम बताते हैं, जिस तरह से आप पंचायत में पढ़ते ना हैं, ग्राम पंचायत पढ़ते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद में पंचायत समिति पढ़ते हैं जिसको ब्लॉक कहते हैं, और फिर उसके बाद में जिला परिषद पढ़ते हैं। उसी तरह से आप नगर पालिका जब पढ़ते ना, तो वहां पे भी है क्या, नगर पंचायत, नगर पंचायत, ठीक है, फिर उसके बाद में नगर पालिका, नगर पालिका, ठीक है, फिर उसके बाद में नगर निगम, ठीक है, नगर निगम, सभी को अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है, चीजों को समझते। ग्राम पंचायत ये सबसे निचला स्तर है शासन का, ठीक है, जो हम लोग जो गांव में व्यक्ति हैं, फिर उसके बाद में जो ब्लॉक वगैरह देखते हैं वो जिला का और ग्राम पंचायत का बीच का मीडिएटर ये काम कर रहा है, और जिला परिषद तो ये तो ऊपर हो गया पंचायती लेवल में। अगर बात करते हैं ये नगर पालिका में बात करते हैं, ये अथी नगर परिषद में बात करते हैं, तो ये देखिएगा इसमें क्या होगा, नगर पंचायत सबसे निचला स्तर है, ये शहरों में होता है, ये सब गांव में, ये सब शहरों में होता है, नगर पंचायत सबसे निचला हो गया। फिर उसके बाद में नगर पंचायत सबसे निचला कहने का मतलब जहाँ पे ना ही गांव हो और ना ही शहर हो, ठीक है, यानी एक गांव और शहर का मीडिएटर जिसको आप बोल सकते हैं कि बड़ा कस्बा, बड़ा कस्बा, कस्बा वो होता है गांव से डेवलप्ड, जहाँ पे कुछ साधन आपको मिल जाए, ठीक है, समझ गए। अब देखिएगा शहर वहां पे कहते हैं, जो शहर है ये तो पता है, ये छोटे मोटे शहर, और बड़ा शहर वो होता है जैसे में महानगर है, वहां पे काम करता है नगर निगम, ठीक है, और छोटे छोटे शहर के लिए काम कौन करता है, नगर पालिका, ठीक है, जैसे में जहानाबाद हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा भागलपुर हो गया, फिर उसके बाद में आरा हो गया, फिर उसके बाद में बलिया हो गया, ये सब के लिए आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नगर पालिका देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और नगर पंचायत तो आपको पता ही हो गया कि शहर से कम और गांव से ज्यादा, समझ में आ गया। चलिए, अब यही क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था, अब देखिए क्या क्वेश्चन नहीं बनेंगे, एकदम धजिया धजिया उड़ा दीजिएगा, ठीक है। क्या बोला गया है, नगर निगम साधारणतः प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है, तो क्या सभी शहरों के लिए, गलत, मध्यम दर्जों के शहरों के लिए, गलत, महानगरों के लिए, यस, महानगरों के लिए यस। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। चलिए, आगे क्या बोला गया है कि पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 को, यानी 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू राजस्थान का जिला कौन है, नागौर, यहाँ पे पंचायती राज को लागू किए थे, ठीक है, करने वाला राज्य कौन हो गया, राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि पंचायती राज डॉट 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 के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। देखिएगा पंचायती राज बोला है, तो पंचायती राज किसके लिए कहाँ आ जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन होता है, तो बोलिए कि 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, कब, 1992 में। लागू कब होता है, तो 24 अप्रैल को होता है 1993 ईस्वी में, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है कि भारत का संविधान, देखिएगा कई विचार, जैसे में आप मूल अधिकार, सॉरी, एक मूल संविधान भी कह सकते हैं, लेकिन कई आलोचकों की नजर से आप देख सकते हैं, तो आलोचक क्या बोलते हैं कि देखो भैया, हमारा जो संविधान है ना, ये बहुत जगह से उधार लिया गया है, एकदम बोड़ा की तरह है, भैया तू दे दा, भैया तू दे दा, भैया तू दे दा, इस तरह से कभी अमेरिका से, रूस से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, साउथ अफ्रीका से, आयरलैंड से, बहुत जगह से उधार लिया गया है, इसलिए इसके क्या बोला जाता है, उधार का एक बोड़ा, ये आलोचक के लिए, और जो सपोर्टर है तो उनके लिए तो खैर है, ये है आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया कि इनमें से कौन 1946 ईस्वी में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। अब देखिएगा अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, देखिएगा जॉन मथाई की बात करते हैं तो 1946 ईस्वी में जो गठित अंतरिम सरकार था, जहां पे प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, प्रधानमंत्री किनको, तो जवाहरलाल नेहरू को,
गृह मंत्री किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब ये जॉन मथाई जो थे, ये जॉन मथाई कौन थे? नागरिक आपूर्ति, जैसे में रुकिए बढ़िया से इसको लिखते हैं। ये जॉन मथाई जो थे, ये उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय इनके पास में था, ठीक है, नागरिक आपूर्ति मंत्रालय था। तब तो ये तो मंत्री थे भैया, तब तो ये जॉन मथाई तो मंत्री थे और नहीं पूछा थे तो गलत, ये तो गलत हो गया ना। सरदार बलदेव सिंह, इनके पास में रक्षा मंत्रालय था, ठीक है। जगजीवन राम, इनके पास में श्रम मंत्रालय था। अभी हमने बताया ना मीरा कुमार के बाबूजी, ठीक है, जो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष थी, इनके बाबूजी जगजीवन राम सबसे लंबे समय तक कैबिनेट में इनको रहने का रिकॉर्ड है, 32-33 साल लगभग, ये सबसे लंबे समय तक कैबिनेट में ये काम किए हैं, समझ जाइए। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अब 3 गो तो थे, अब 1 गो नहीं थे, अच्युत पटवर्धन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी, अभी हमने चर्चा किया था 148, ठीक है, के संबंध में विचार कथनों निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं, चलिए देखते हैं, विचार करते हैं क्या बोला गया है। चलिए क्या बोला गया है, सो देखिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यपालिका के संसद के प्रति उत्तरदायी को सुरक्षित करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जितने भी जो जो जैसे में अब कोई भी कार्यपालिका के द्वारा काम किया जा रहा है, और कोई जैसे में कार्यपालिका के काम क्या करता है ना, देखिएगा समझाते हैं कि जैसे में अभी जैसे में कोई भी आपको रिपोर्ट बनाना है सरकारी मदों का, तो सरकारी मदों का रिपोर्ट बनाने के बाद में ये रिपोर्ट किसके पास में जाता है? राष्ट्रपति के पास में जाता है, और राष्ट्रपति जो होती है इसको संसद के पटल पर रखवाते हैं, ठीक है। और यही इसके रिपोर्ट को जांच करने का काम कौन करता है? तो यही लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वही करते हैं। और आपको पता होगा कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो विपक्षी दल के होते हैं। तो सीएजी जब रिपोर्ट करके देगा तो विपक्षी दल वाला तो बड़ा गौर से देखेगा ना कि भैया चेक ठीक से किया है कि नहीं, कि कहीं तुम घपला मार दिया है, ठीक है। तो सुरक्षित करता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, समझ में आ गया ना। कार्यपालिका की संसद के प्रति उत्तरदायी को सुरक्षित करता है, यस बिल्कुल, जो इसको उत्तरदायी दिया गया है उसको सुरक्षित करता है, एकदम पालन बढ़िया से करता है, तो हाँ बिल्कुल सही है। अब क्या बोला गया अगला कि उसके पास लेखा परीक्षा यानी ऑडिट जो जांच पड़ताल करता है, निष्कर्षों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है। यस बिल्कुल, इसको लागू करने की कोई शक्ति नहीं है, केवल जांच पड़ताल कर करके दे देगा, बाकी तुम समझो करो, इसको कहाँ लागू करेगा, इसको कोई शक्ति नहीं है। तो ये भी सही है और दो भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अब आपके सामने हाजिर है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? देखिएगा, अगर हम बात करते हैं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, तो राज्यों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये शेड्यूल 4 में, ठीक है, शेड्यूल 4 यानी अनुसूची चौथा में। देखिएगा, बात करते हैं कि यूपी में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31। बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो महाराष्ट्र में है 19। तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? तो 18 सीट है। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में कितना है? 16 सीट है। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कितने हैं राज्यसभा की सीटें? 16 सीटें हैं। अगर बिहार में लोकसभा की सीटें की बात करते हैं तो 40 सीट है। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट 80 कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, अब हमें क्या बोला गया है, यहाँ तक तो देखा राज्यसभा की सीटें। अब जैसे में जानते हैं दिल्ली में भी राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको जम्मू एंड कश्मीर में भी देखने को मिलेगा राज्यसभा की सीटें, और पुडुचेरी में भी आपको देखने को मिलेगा राज्यसभा की सीटें। तो दिल्ली में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 3 है। जम्मू और कश्मीर में कितने हैं? 4 है। और पुडुचेरी में 1 है राज्यसभा की सीटें। और बाकी कहीं भी आपको कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे आपको राज्यसभा की सीटें देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 ही है। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? लद्दाख है जी? नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर का ये तीनों के तीनों हो जाएगा। आप किस में है देख लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा देख लीजिएगा, 1 2 3, ऑप्शन नंबर किस में है? 3 में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में? 3 में। आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसको देखिएगा, जैसे में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत में 32 के तहत में रिट जारी करती है। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, और एक ठो बीच में है प्रतिषेध, और एक ठो क्या है? उत्प्रेषण, और एक ठो क्या है? अधिकार परीक्षा। ये सभी को हम बताते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैवेस कॉर्पस अंग्रेजी में बोलते हैं, मैंडमस इसको बोलते हैं, परमादेश को बोलते हैं, फिर उत्प्रेषण प्रोहिबिशन बोलते हैं, और अधिकार परीक्षा के क्यू वारंट बोलते हैं।
अब देखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण कब जारी किया जाता है? जैसे में कोई व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो जब अरेस्ट किया गया हो तो ये जारी होता है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत में कौन? हाई कोर्ट। अब ये क्या होता है ना कि ये ऐसा बोलता है कि जो व्यक्ति को तुमने अरेस्ट किया है उसको सशरीर प्रस्तुत करो। सशरीर मतलब समझते हैं? शरीर के साथ। ऐसा नहीं है कि भैया अभी वो तबीयत ओकर खराब है तो कल है आएगा, नहीं। उसको तुम अरेस्ट किया है तो 24 घंटा के अंदर अंदर हमारे सामने उसको पेश करना पड़ेगा। तो ये समझिए कि एक अधिकार देता है। किसको अधिकार देता है? आम लोगों को, भारतीय लोगों को अधिकार देता है यही बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो आर्टिकल 32 में आपको देखने को मिलता है। और आप ऐसे भी जानते हैं कि 12 से लेकर के 35 तक में क्या है? मूल अधिकार है, ठीक है, यानी मौलिक अधिकार हम लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो इसी के तहत में जो 24 घंटा के अंदर में पेश करने की जो है ना जिम्मेदारी पुलिस को, यही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के चक्कर में उसको पेश करना पड़ जाता है। और यही आर्टिकल 32 को क्या बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर कि ये क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा है। आत्मा इसको बोलते हैं, आत्मा। समझ में आ गया? चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिएगा, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो मूल जब अधिक हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ठीक है। तब इसको कब जोड़ दिया गया भैया? तो इसको जानते हैं कब जोड़ दिया गया? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1976 में, ठीक है। तो 1976 में किनकी सरकार थी? तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। अब देखिएगा, इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो उस समय स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर कई सारे इसको कर्तव्य दिए गए, लेकिन इंदिरा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ 10 गो कर्तव्य को क्या कर दिया? ऐड किया, ठीक है। बहुत सारे इसको दिए गए थे, लेकिन सरकार ने डिसाइड करेगी। कमेटी तो बोल दी कि भैया लो इतना सा मौलिक कर्तव्य है, लेकिन अब सरकार कौन कौन सा लागू करना चाहती है वो ना 10 गो मौलिक कर्तव्य को क्या कर लेती है? लागू कर लेती है, ठीक है। और फिर उसके बाद में 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। उसमें क्या किया जाता है कि एक और मौलिक कर्तव्य को क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है। तो मौलिक कर्तव्य भी कितने हो गए? 11 हो गए, ठीक है। अब देखिएगा तो कौन कौन से हैं जो ही देखा गया है, ठीक है। अब चलिए देखिएगा, बात करते हैं अब हम इसकी। भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित बनाए रखना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछा है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये भी नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर का भुगतान करना, ऐसा कभी हमारे जो मौलिक कर्तव्य है ऐसा नहीं बोला गया है कि कल्याणकारी राज्य के भुगतान करने के लिए क्या हमको भुगतान करना पड़ेगा। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे क्या बोला गया है कि न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, देख रहे हैं 2023 का क्वेश्चन है, ताजा ताजा क्वेश्चन है आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब पहले वाले जमाने लद गए, पुट वैल्यू गेट आंसर खत्म, जो रट के जाते ना, इसका ये होगा जी, रटो रटो एकदम, इसका ये होगा जी, ये होगा जी, खत्म, सब खिस्सा खत्म हो गया, ठीक है। निम्नलिखित के संबंध में, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। गलत, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। देखिएगा, हम चर्चा इस बात का करते हैं कि जैसे में अब लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के आया है, ठीक है, यानी संसद से पारित होकर के आया है, तो क्या सभी जो कानून हुआ है, बिल है, उसको लिए उसके से क्या सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय है जो उसका अनुमोदन करेगी? नहीं। अनुमोदन जानते हैं किसका करती है? जैसे मूल अधिकार से संबंधित कोई मामला है जिसका बेसिक स्ट्रक्चर को हनन किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको ये क्या करती है कि उसको वो अनुमोदन करती है, सभी को तो बिल्कुल नहीं करती है। तो ये तो एजे पे गलती हो गया। तो अब एक जिसमें जिसमें है वो गलत कर दीजिए, एक किसमें किसमें है। अब इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि हमको और भी ऑप्शन पढ़ने में मदद मिलेगा ना। चलिए, तो एक किस में है? इसमें है, इसमें है, इसमें है। देखिए कट गया ऐसा ही। तो अब आपके सामने बच रहा है ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से देखिएगा, इस तरह से पूछा जाता है। अब नया बड़ा बड़ा देख करके लड़का ही लगा, तो जो रट्टू बल तोता है एकदम रट्टे वाला, हमको दे दीजिए ना, रट लेते हैं स्पीडी लूसेंट पढ़े वाला, तो वो तो हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो कई बार बताया, अभी तो चर्चा किया है, आर्टिकल नंबर 324। आगे बढ़ते हैं अगले पे, जहां पे समय रहेगा देने के लिए हम बिल्कुल देंगे। आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कौन कौन संभाला है? देखिएगा, एम हिदायतुल्लाह की बात करते हैं
तो देखिएगा जैसे मैं अभी देखिए कहानी थोड़ा सा चल रहा है। 1969 में क्या होता है कि ये जाकिर हुसैन का मृत्यु हो जाता है, अभी हमने चर्चा किया। अब जब जाकिर हुसैन का मृत्यु हो जाता है तो उस समय बीबी गिरी जो थे उपराष्ट्रपति पर थे, उपराष्ट्रपति पद पर थे। तब अब इनका मृत्यु हो गया, तब ये क्या बन जाएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे ना। लेकिन ये जानते हैं क्या करते हैं, ये त्याग पत्र दे देते हैं। काहे को त्याग पत्र देते हैं भाई, कहते हैं यार हम राष्ट्रपति के चुनाव लड़ेंगे, ये छोड़ो हमको नहीं रहना है। तब अब त्याग पत्र दे देंगे। तब अब एम हिदायतुल्लाह जो थे उस समय के सीजेआई थे, तब अब ये व्यक्ति जो होते हैं ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब ये बीबी गिरी चुनाव में खड़ी हो गए, मैदान में आ गए। तब ये तो राष्ट्रपति रह चुके हैं, सॉरी बीबी गिरी तो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तब बीबी गिरी जहां पे है उनको काट दीजिए, ठीक है। चलिए अभी तो बीबी गिरी यहाँ पे नहीं है। अब क्या होता है कि फिर उसके बाद में ये 1969 में क्या होता है कि ये व्यक्ति जो होते हैं राष्ट्रपति बन करके आते हैं, कौन, बीबी गिरी आते हैं। बीबी गिरी यानी चौथे राष्ट्रपति हो जाएंगे। और कब तक रहते हैं, 74 तक रहते हैं। अब ये 74 में फिर चुनाव होता है, तो 74 में चुनाव होगा तब कौन बनते हैं, तो फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद 74 में बनते हैं और फिर 77 में इनका मृत्यु हो जाता है। तो कौन, एक ठो किनका मृत्यु हुआ, जाकिर हुसैन का, यहाँ पे देख रहे थे। और यहाँ पे 77 में किनका मृत्यु हो रहा है, फखरुद्दीन अली अहमद का। यानी दो गो व्यक्ति जो कांग्रेस के हैं, सॉरी राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, ठीक है। ठीक है ना। अब देखिए, अब तो हम छाट देते हैं यहाँ से। अब छाट देते हैं कौन कौन, तो फखरुद्दीन अली अहमद क्या राष्ट्रपति बने थे, ये उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे, ठीक है। तो इसको पहले काट दीजिए। संजीव रेड्डी की बात करते हैं तो ये छठे राष्ट्रपति थे, ये कभी भी उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे थे, ठीक है। तो ये दो व्यक्ति भी कट गए। अब देखिए ऑप्शन पे चलते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें सभी पता होना चाहिए। अब देखिएगा, दो कट गया, तीन कट गया, तो दो जहां पे है इसको काट दीजिए, दो यहाँ पे है इसको काट दीजिए, तीन यहाँ पे है इसको काट दीजिए। इस तरह से आप खेलना सीखिए, तो आपके सामने आंसर आपको दिखाई पड़ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे, ठीक है। चलिए, यानी ये दोनों व्यक्ति शंकर दयाल शर्मा और एम हिदायतुल्लाह जो थे उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। देखिएगा, उच्च न्यायालय की पहली महिला यानी हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यानी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की, तो वो कौन थी, तो लीला सेठ। कौन थी, लीला सेठ। अगर बात कर देता कि उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश कौन थी, तो वो थे कौन, तो ये कौन थे, तो ये थे का, इनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, ध्यान में आता है हम बता देंगे कौन थे। कोई बेगम थी ऐसी, ध्यान में नहीं आ रहा, चलिए आएगा ध्यान में तो हम बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा लीला सेठ, ठीक है। चलिए अगर हम बात करवाते हैं अगले क्वेश्चन की, यहाँ पे क्या बोला गया है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सेफ्टी काउंसिल की बात करते हैं, तो इसका स्थापना पहले देख लेते हैं। तो इसका स्थापना कब होता है, तो 4 मार्च को होता है 1966 ईस्वी में। इनका नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो इनका नोडल मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो इनका नोडल मंत्रालय है कौन, श्रम मंत्रालय, ठीक है, श्रम मंत्रालय इनका है, ठीक है। इन्हीं के तहत में क्या किया जाता है, इसका एनएससी का स्थापना किया जाता है, ठीक है। हाँ याद आ गया, मीरा साहिब फातिमा बीबी, याद आ गया भैया, मीरा साहिब फातिमा बीवी। कभी कभी होता है ना कि दिमाग से एकदम स्लिप कर जाता है, तो एकदम ध्यान में नहीं आ पाता है। ये कौन थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट की क्या थी, ये प्रथम न्यायाधीश बनने वाली ये व्यक्ति थी, मीरा साहिब फातिमा बीबी, ठीक है। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा आप। अब हम यहाँ पे चर्चा कर, पिछले क्वेश्चन के ये बताया मीरा साहिब फातिमा बीबी। अब देखिएगा हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे किसका, एनएससी का, नेशनल सेफ्टी काउंसिल का चर्चा कर रहे थे। तब पता है जैसे में इसका स्थापना कब होता है, तो 4 मार्च को होता है, 1966 को होता है, ठीक है। ये पता है क्या करता है, सेफ्टी काउंसिल ऐसे ही नाम है। तो जैसे में स्वास्थ्य पर, सुरक्षा पर, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, सड़क के सुरक्षा, फिर उसके बाद में पर्यावरण, ये सभी को देखती है, सुरक्षा के लिहाज से विचार विमर्श करती है। ये एनसी एक क्या है, काउंसिल है, एक परिषद है, ठीक है। कब स्थापना होता है, 4 मार्च को 1966 को। इसमें एक अध्यक्ष और 50 गो लगभग क्या होते हैं कि इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। अब जानते हैं, अब ये जो है ये त्रिस्तरीय क्या है, संस्था है, त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर का एक संस्था है। और इसके अध्यक्ष जो बनते हैं कोई उद्योगपति बनता है, जिसको भारत सरकार नियुक्त करते हैं, ठीक है।
भारत सरकार ही नियुक्त करेगा, ठीक है। अब जानते हैं ये, यानी ये सभी पर स्टेप्टी क्या काम करता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपके सामने इतना बन गया, अब आप खुद बना लीजिएगा। यह त्रिस्तरीय संगठन है, तो हाँ बिल्कुल त्रिस्तरीय संगठन, तो ये तो नहीं होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं, अभी हमने बताया कि एक अध्यक्ष और 50 गो सदस्य, जिसमें से ये भी होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। यह शीर्ष निकाय है जो विशेष रूप से देश की सुरक्षा समस्याओं को देख रेख करता है। अभी हमने बताया कि देश की सुरक्षा के बारे में, किसके सुरक्षा के बारे में, सड़क सुरक्षा, फिर उसके बाद में जो नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, उसके बारे में, फिर उसके बाद में पर्यावरण के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, ये सभी का देख रेख ये करता है, ठीक है। अच्छा, और अगले पे क्या बोला गया है, सो देखिएगा, तो ये भी नहीं होगा। रॉ आईबी एनएससी को रिपोर्ट करता है, अरे इसमें रॉ आईबी कहाँ से आ गया, ठीक है, तो बिल्कुल एक गलत हो गया। ये सिक्योरिटी की बात कर रहा है, किसके, जिसमें अब जिसमें देश के कुछ स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, बहुत सारी चीज है, सड़क है, ये सब के बारे में करा, तो ये सब में रॉ इसमन क्या करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो थोड़ा सा अच्छा से, ठीक है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि एकदम जो लॉलीपॉप क्वेश्चन होते हैं ना, कि कई बार हमने देखा कि लॉलीपॉप क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे करवाए जाते हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं, तो आप अंधेरे में मत रहिए, ठीक है। जब तक आप समझिएगा ना, तब तक काफी देर हो चुका होगा। प्रीवियस क्वेश्चन पढ़िए, फाजुल का काम मत कीजिए, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है, तो कितनी है इसकी आयु लोकसभा के लिए, 25 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की कौन जांच करता है। देखिएगा, अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो, ठीक है, या किसका चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, ठीक है, ये दोनों का अगर चुनाव हुआ है, अब विवाद हो गया कि भैया देखा ना, ये घोटाला कर लिया है, ये ऐसे ऐसे काम किया है, तो आर्टिकल 71 के तहत में सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है, और कोई नहीं, किसी को अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं होती है। देखिएगा, 52 के पे क्या पढ़ते हैं, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 ये राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होगा, प्रमुख होगा, यानी दादाजी के नाम से दादाजी जब हैं, तो शादी ब्याह के कार्ड आता है तो क्या पापा के नाम लिखा रहेगा, नहीं, देश के सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं घर के, उन्हीं के नाम पर आता है, यानी दादाजी के नाम पर। तो देश के सभी काम होते हैं राष्ट्रपति के नाम पर। चेला चपटिया सब काम करता है, यानी बेटा पोता इसमें सब काम करता है, पुतहु इसमें सब का करती है, काम करते हैं, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। आर्टिकल 53 में इसका चर्चा किया गया। क्या बोला गया कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है, यानी केंद्र के साथ संघीय प्रणाली की बात करते हैं, तो ये लिया है कनाडा से। तो कनाडा से और क्या लिया है भाई, तो कनाडा से लिया गया है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये कहां से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। चलिए बात करते हैं अमेरिका से क्या लिया गया है, तो फंडामेंटल राइट लिया गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना लिया गया है। चलिए, यूनाइटेड किंगडम से संसदीय व्यवस्था लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है, ठीक है। फ्रांस से क्या लिया गया है, समानता लिया गया है, समानता लिया गया है, बंधुत्व लिया गया है, ठीक है। ये कहां से लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों प्रशासक और नियंत्रण से संबंधित है। 5वां की बात करते हैं, तो 5वां एससी एसटी के प्रशासक क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है। 6ठा में 4 गो राज्य को फरमा देता है, असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, और एक ठो और क्या, मिजोरम। ये 4 गो राज्य जो है इसको फरमा देता है। ये कौन से अनुसूची में है, 6ठे अनुसूची में। अब देखिएगा कौन कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची की बात करते हैं तो कहाँ से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ज्वाइंट सिटिंग की बात करते हैं तो ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर यही प्रस्तावना बोलता तो अमेरिका से। कनाडा के बारे में अभी हमने देखा। फिर है कि जर्मनी से क्या लिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजन। ऑस्ट्रेलिया से तो अभी हमने यही चर्चा कर रहा था। अमेरिका का तो पता ही है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों, ये केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर पर अधिकार है। देखिएगा,
कह रहा है ना कि भारत में से कितने जो उच्च न्यायालय है जिसका एक से अधिक यानी एक से अधिक राज्य पर अधिकार है, यानी एक से अधिक राज्यों के लिए सुनवाई करता है। जैसे में पटना अब हाई कोर्ट है, तो पटना हाई कोर्ट सुनवाई करता है तो सिर्फ बिहार के लोगों को ही करता है। तो ये कहा गया है कि ऐसे कितने जो है एक से अधिक राज्यों की सुनवाई करता है। तो अब देखिएगा कौन कौन है एक से अधिक राज्य, और में बोल दिया का केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ के। तो एक जानते हैं कौन सा है, एक पंजाब हाई कोर्ट है, ठीक है, और एक कौन सा है तो मुंबई हाई कोर्ट है, और एक कौन सा है तो गुवाहाटी हाई कोर्ट है। ये जो है एक से अधिक राज्यों को करता है, ठीक है। देखिएगा, बात करते हैं, ये पंजाब हरियाणा को भी लपेटता है और खुद के भी कर रहा है। मुंबई कौन अपने के भी करता है, गोवा को भी करता है। गुवाहाटी किसके किसको करता है तो गुवाहाटी असम के करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश को करेगा, फिर उसके बाद में नागालैंड को करेगा, और फिर उसके बाद में मिजोरम को करेगा। इतने राज्य को ये मतलब कि केस सुनने का काम करता है। तो अब आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के डॉट 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 के अंतर्गत है। यानी स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार। देखिएगा, बात करते हैं ये 19 की, तो 19 के 1 के ए में पता है क्या बोला गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की आजादी, ठीक है, एक्सप्रेस करने की आजादी, ठीक है। सॉरी, 19 के 1 के बी में पता है क्या बोला गया है, सम्मेलन करने के स्वतंत्रता। जिस समय अब आप बाबा बन जाइएगा तो सम्मेलन कीजिएगा ना, तो ये आर्टिकल 19 के 1 के बी के तहत में आप कर सकते हैं। आपको स्वतंत्रता है, मूल अधिकार है, कोई रोक टोक नहीं करेगा। हाँ, रोक टोक किया जा सकता है कब, देश की कोई सुरक्षा के मामला हो, ठीक है, ऑर्डर एंड लॉ की बात हो, इसके खिलाफ में पुलिस आपको रोक कर सकती है, ठीक है। चलिए 19 का 1 का सी की अगर बात करते हैं तो कोई संघ बनाने का आपको स्वतंत्रता है, यानी संगठन भी बना सकते हैं, जिसमें आप पार्टी बना सकते हैं। पार्टी वैसा नहीं बना सकते हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो, उस तरह के पार्टी बनाने के लिए आपको रोका जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं 19 के 1 के डी में क्या बोला गया है, भ्रमण करने का अधिकार है। आपको देश के किसी भी राज्य में आप क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। कुछ जो राज्य है उसके लिए आपको मना किया गया है, ठीक है। जो अनुसूचित जात के राज्य हैं वहां पे आपको मना कर दिया गया है। तो 19 के 1 के डी में आपको दिया गया है। तो कभी अभी तो यहाँ सिर्फ 19 से पूछा है, लेवल जब बढ़ेगा तो यहाँ तक पहुंचेगा, तो इसलिए हमने यह बता दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में कुछ आया होगा, आपको मेरा मेहनत दिखा होगा, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा चैनल है। जितना इनपुट देते हैं उतना आउटपुट बिल्कुल नहीं मिलता है। तो आप अगर सोचिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद से प्यार करना सीखिए। जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से कभी भी प्यार नहीं कर सकता, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे वीर सपूतों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम इस खुले आसमां के नीचे सांस ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।